नमस्कार आप सभी, मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस से वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है आपके लिए अगली अपडेट्स डायरेक्ट पहुंच सके। देखिए, बहुत सारे ऐसे पति हैं जिनके ऊपर सेक्शन 498A, मेंटेनेंस, डीबी, ऐसे कई प्रकार के जो केसेस हैं वो चल रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको मेंटेनेंस का जो केस है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो टूट जाते हैं या फिर उनको डर लगता है कि सर हमें मेंटेनेंस देना पड़ेगा, हमारी इच्छा नहीं है देने की, और हमारी पत्नी ने हम पर गलत झूठे आरोप लगाते हुए हमारे ऊपर मेंटेनेंस का केस किया है, तो हमें कैसे बचना चाहिए, क्या इसमें राहत है, किस तरीके से बच सकते हैं, और पूरे मतलब केस में क्या हो सकता है अधिक से अधिक हमारे खिलाफ। तो ऐसे कई प्रकार के कमेंट्स भी आते हैं, लोग सवाल ही पूछते हैं, फोन कॉल करके भी आप हमसे पूछते हैं कि सर मेरी पत्नी ने मेरे पे झूठा केस कर दिया है। तो मैं आज आपको इस पूरे सेक्शन 125 सीआरपीसी के केस का निष्कर्ष बताऊंगा कि वाकई फाइनली इसमें होता क्या है, लास्ट तक होता क्या है इसमें, और किस तरीके से इस केस में, अगर झूठा केस है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके आसपास के लोग, या हो सकता है कि आपके एडवोकेट साहब भी हों, ये कहते हैं कि मेंटेनेंस को आपको देना ही होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको मेंटेनेंस देना ही होगा। ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पर, डिपेंड करता है उसकी केस की सच्चाई पर, डिपेंड करता है कि जो उस केस में एविडेंस लगाए गए हैं उन एविडेंस पर। और हर किसी व्यक्ति की जो कहानी है, या हर किसी की सैलरी है या इनकम है या कुछ मतलब शादी के पीछे विवाद है, वो भी सब कुछ सबका अलग अलग होता है, किसी का सेम नहीं होता है। अगर किसी एक में मेंटेनेंस देना पड़ रहा है या फिर दे रहे हैं, तो ऐसा मत समझिएगा हर व्यक्ति को देना पड़ेगा। जरूरत है तो सिर्फ आपको जागरूकता की, और साथ ही साथ में आपके लिए लड़ने के लिए, क्योंकि लड़ना आपको जरूर पड़ेगा। बिना लड़े तो आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर सकते, बिना लड़े तो आप ये भी नहीं कह सकते कि सर मेरा भविष्य में होगा क्या। लड़ना आपको जरूरी है। तो आज मैं आपको इस पूरे केस के जो निष्कर्ष है, फाइनली रिजल्ट क्या आता है, किस तरीके से आप इन चीज़ों से बच सकते हैं, क्या वाकई आपको मेंटेनेंस देना होगा, कब देना होगा, कब नहीं देना होगा, कैसे, कौन कौन से इसमें सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स आ चुके हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। अगर आप नए हैं तो तुरंत नीचे लाल रंग का बटन प्रेस करिएगा, सामने एक लाल रंग का बटन भी होगा साथ में, उस बटन को भी प्रेस करिएगा, बेल आइकन बटन। तो देखिए, मेंटेनेंस के केस में मोस्ट कॉमनली जो ज्यादातर महिलाएं जो हैं वो क्या आरोप लगाती हैं, जो उन्होंने सेक्शन 498A में लगाया है उसी की सेम टू सेम कॉपी उतार देती हैं सेक्शन 125 सीआरपीसी के। वो भूल जाती हैं कि हमें सेक्शन 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस लेना है, और जो 498A का केस जो हमने किया है उसमें पनिशमेंट है कि आपने क्रूअल्टी करी, वो भूल जाते हैं। तो ये जो सेक्शन 498A का जो एज इट इज मैटर कॉपी किया गया है 125 सीआरपीसी में, वो अब आसान नहीं है कि आप उसके आधार पर मेंटेनेंस ले लें। सबसे पहली बात, आप ये डर रहे हैं कि सर मेरी पत्नी ने मेंटेनेंस बांध केस डाल दिया है, मेरे ऊपर मेरे पास नोटिस भी आ चुका है, तो क्या अब मुझे जाना पड़ेगा, क्या मुझे अब देना पड़ेगा? अब आपके मेंटली जो स्तर है वो खराब होने लगा कि अरे मेरा तो पैसा ले जाएगी, मुझे तो ये कर देगी, वो कर देगी। ऐसा आपको नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि जो पत्नी है जिसने मेंटेनेंस का केस किया है, उसने वाकई सत्य की आधार पर केस किया है या फिर सिर्फ झूठ बोल रही है कोर्ट में। तो अगर झूठ वो बोल रही है तो आप उसका झूठ पकड़िएगा। अब मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बता देता हूं, हालांकि अगर मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा तो ये वीडियो घंटों की हो जाएगी। तो कुछ मैं आपको बताता हूं कि अगर आपकी पत्नी ने, हालांकि 99% मैं कह रहा हूं झूठा ही केस डाला जाता है मेंटेनेंस के लिए। मानता हूं कि पति की लायबिलिटी है, पति की जिम्मेदारी है कि भाई पत्नी को संभालना है, लेकिन पत्नी की भी तो जिम्मेदारी है पति के साथ रहना। अब वो कहते हैं पति हमारा रखता ही नहीं है हमको, ये भी बहुत कॉमन सवाल आता है। जब हमारा पति नहीं रखेगा तो हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा मेंटेनेंस लेने के लिए, वाकई आपको लिए। लेकिन आप उसके पीछे कारण तो ढूंढिए कि हमें क्यों नहीं रखना चाहता है वो। क्या शादी के समय पर कोई ऐसी चीजें विवाद हुआ था, या कोई मनमुटाव है आपका? बहुत सारे पति ऐसे हैं, खराब मैं कह रहा हूं, वाकई हर व्यक्ति पति भी ठीक नहीं है। बहुत सारे पति हैं जो अपनी पत्नी को गलत तरीके से घर से बाहर निकाल देते हैं, या उनके साथ दरिंद्रता करते हैं, उनको मारपीट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज समाज पूरा टोटली पुरुष के साथ ही गलत हो रहा है, कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां पे महिलाओं के साथ भी गलत हो रहा है। मेरे पास भी केस आते हैं, मेरे पास भी कहते हैं सर हमारे पति ने हमें इस तरीके से किया, और उनके पास जो है मेडिकल वगैरह सब कुछ है, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उनके साथ गलत हुआ है, मैं ये भी मानता हूं। लेकिन जहां पर पत्नी गलत
या तथ्यों पर या फिर झूठे आधारों पर वो केस करती है, मेंटेनेंस का केस करती है, तो फिर ये मतलब एक जिम्मेदारी नहीं है पति की कि वो उसको मेंटेनेंस दे। ये एक प्रकार से हो गया एक्सटॉर्शन। पहली बात, पत्नी ने गलत किया है, वो किसी प्रकार से किसी दूसरे के साथ संबंध में है, पति ने रोका कि भाई तुम ऐसा मत करो, गलत कर रहे हो तुम, उसी आधार पर उसने सेक्शन 498 केस कर दिया, मेंटेनेंस केस कर दिया कि मुझे मारते हैं पीटते हैं, झूठा केस लगा दिया। बाद में जब सच्चाई निकल गई तो पता लगी कि उसका अफेयर किसी पड़ोसी के साथ में, किसी बॉयफ्रेंड के साथ में था, शादी से पहले बॉयफ्रेंड था उसका, और अब वो बॉयफ्रेंड जो वो कंटिन्यू में उसके साथ में संबंध बना रहा है, और इसी को पति ने रोका, कहा उसको कि मत करो ये, तो उस पर ये गुस्से होकर घर चली गई, मायके चली गई, मायके जाने के बाद उसने केस कर दिया। तो ये तो सरासर वो गलत कहानी है। ये तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो ये तो केस क्या, मैं कहता हूं आपको भगवान भी ऊपर जगह नहीं देगा कि आपने इस तरीके से किया। एक पति अपने पति के हो से, चाहे वो कैसा भी है, बदसूरत है, मैं कहता हूं आपको पूरा बदसूरत है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि शादी के बाद आप किसी दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं। ये तो बिल्कुल नाजायज है, और कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से, और भगवान ऊपर देख रहा है उसके रूप से भी गलत है आपको। लेकिन ऐसी महिलाएं भी हैं जो करती हैं ऐसा काम, तो मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूं। ऐसे झूठे केसेस जो करते हैं उनके लिए ये पूरा वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा। और मैं कहता हूं कि आज के बाद आपको किसी प्रकार से मेंटेनेंस केस में डरने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आप अपना वकील खुद बन जाएंगे, अपने लिए खुद लड़ेंगे। ऐसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बहुत ज्यादा जजमेंट आ चुके हैं जो कि आपको टाइम टू टाइम आपको अपने कोर्ट में लगाने हैं, जैसे कि रजनीश वर्सेस नेहा, जो कि आपको बहुत जरूरी है लगाना इसमें। दूसरा देव नारायण हल्दर वर्सेस अनुश्री हल्दर, ये सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है। और गीता मल्होत्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, रजनीश वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, बारिक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ऐसे कई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के केसेस लॉ जजमेंट आ चुके हैं, जिसमें कि आपके लिए बहुत ज्यादा राहत है कि जिससे कि अगर आपके ऊपर केस कर दिए गए हैं, मेंटेनेंस का केस कर दिया है, तो वो आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको अब लड़ना है उसमें। बहुत सारे पति गलती कर देते हैं, कुछ जाते ही उसमें कोर्ट में अपीयरेंस दे देते हैं, और उसके बाद जो है फिर वो फाइट करते हैं, फिर वो अपनी बात हमने कह नहीं पाते हैं, किसी वकील को ऐसे ही पकड़ लेते हैं, और बस सिर्फ अपीयर हो रहे हैं, सिर्फ डेट पर डेट लगी जा रही है। लड़की जो है वो अपने बयान करा देती है, स्टेटमेंट करा देती है, साथ ही साथ में हर चीज अपना इंटरिम मेंटेनेंस भी लगवा लेती है, और आप हाथ में हाथ रखे बैठे रहते हो, सोचते हो कि वकील साहब करेंगे। वकील साहब तो करेंगे, लेकिन आपको भी तो करना है, केस आपका है। जितना वकील साहब लड़ेंगे उतना आपको भी लड़ना है। अगर आप इतना लड़ेंगे तभी आप इन चीजों से बच पाएंगे, बरी हो पाएंगे, नहीं है वरना ये केस जो है वो मेंटेनेंस केस एक बार लग गया तो जैसे होती है ना वो डायबिटीज की बीमारी, एक बार लग गया तो लग गया। तो ये चीज आपको करनी है कि आपको लड़ना है। ऐसे कई प्रकार के जजमेंट्स हैं, वो उन सभी कॉपी आपको इकट्ठी करनी है। हर एक टाइम टू टाइम जो आपको कहना है वो आप कहेंगे, कोर्ट में लड़ेंगे, वकील अच्छा करेंगे, तो फिर आपको राहत मिलेगी। अब इसमें फाइनली मैं कहता हूं कि इतना आपने कोशिश कर ली, फिर भी आपने आपका मेंटेनेंस केस लग गया आपके ऊपर, तब भी आपके पास ऊपर कोर्ट है। ऐसा नहीं है लोअर कोर्ट ने जो केस आपने आपको मेंटेनेंस कर दिया, या लोअर कोर्ट ने आपको मेंटेनेंस देने के लिए ऑर्डर कर दिया तो आपको मेंटेनेंस देना ही है। अरे ऊपर भी कोर्ट्स हैं, आप उसके बाद सेशन कोर्ट है, सेशन कोर्ट हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। ऐसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको ग्राउंड आपके ढूंढने हैं जिसमें कि झूठ का है। और मैं कहता हूं, दावे के साथ बात कहता हूं आपके लिए कि ऐसी कोई पत्नी नहीं है जिसने मेंटेनेंस केस डाला हो उसमें झूठ ना लिखा हो। गारंटी से मैं कहता हूं, मैं अब तक हजारों केस देख चुका हूं अब तक, और हजारों केसेस में 1% ऐसा होगा। और जो महिला अच्छी होगी ना, या सही होगी, जो सोचेगी मैं क्यों परेशानी किसी को दूं, थोड़े बहुत 2 रोटी तो मुझे खानी है, अपने मायके में खा लूंगी बैठ के, क्या जरूरत है लड़ने से। तो वो महिला अपने घर रहेगी या फिर ससुराल में रहेगी, 2 ही काम करती है। वो ये नहीं सोचती है कि मुझे पति को परेशान करके पीड़ित करके मैं सुखी रहूंगी, वो सुखी नहीं रहेगी। ये तो 100% है कि आपने दुख जिसको दिया है वो दुख आपको देगा ही देगा, आपको सुख नहीं मिलेगा। तो यहां पर मेंटेनेंस कमा लीजिए, यहां तक पहुंच गए, हाई कोर्ट पहुंच गए, तब भी आपके लिए कहीं ना कहीं राहत मिल जाएगी, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि आप उस चीज से बरी हो जाएंगे। फिर भी मैं कहता हूं आपके लोअर कोर्ट ने आपको वारंट कर दिया, वारंट के खिलाफ चले जाइए, आप स्टे ले लीजिए, उसमें मेंटेनेंस केस में स्टे मिल जाइए आपके लिए। लेकिन सही बात तो बतानी पड़ेगी ना आपको कि भाई इसने ये गलत लिखा है, झूठ लिखा है। और अगर मान लीजिए वहां पर उतना आगे नहीं जाना है तो ड्यूरिंग द सेक्शन 125 सीआरपीसी केस जो है चल रहा है, उसमें अगर आपका केस चल रहा है और आपको पता लग गया कि पत्नी ने आपकी झूठ बोला है, तो उसमें 340 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगा दीजिए। एक ही एप्लीकेशन काफी है, और एक ही एप्लीकेशन के आधार पर जो है वो आपका केस तब तक वो बंद रहेगा, तब तक नहीं चलेगा उसमें जब तक वो 340 सीआरपीसी की जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन
पर उस पर निर्णय नहीं आएगा, यानी कि वो फाइनल जजमेंट उसमें नहीं आएगा कि वाकई इस पत्नी ने झूठ बोला है नहीं बोला, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने स्टेटमेंट में एफिडेविट ऑन ओथ बोल देती हैं, झूठ बोल देती हैं, जिसके आधार पर आपको वो झूठ बोलकर, झूठ जो बोला है उसने उसको सच करना पड़ेगा। 340 की सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, उसके आधार पर जब तक वो निर्णय नहीं आएगा उसमें तब तक आपका फर्दर 125 सीआरपीसी नहीं लड़ा जाएगा। अरे मैं ये कहता हूं कि इतना आपके पास इतना मटेरियल है एक पति के पास कि वो पत्नी चाहे ना पूरे जीवन भर लड़ ले, लेकिन आपसे वो मेंटेनेंस नहीं ले पाएगी। और फिर भी अगर ले लेती है, फिर भी मैं कहता हूं, एक आपने केस सुना होगा जो जिस लड़की का जो दिल्ली में रेप हो गया था और उसका था निर्भया कांड, उसमें जो एक्यूज थे उसको मतलब फांसी की सजा हो गई थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लेकिन उसके बावजूद भी उसके वकील ने सालों साल केस खींच दिया था, मालूम है ना आपको। तो ये तो कुछ भी नहीं है 125 सीआरपीसी, इसको खींचने के लिए एक अच्छे एडवोकेट की जरूरत है। अगर वो चाहेगा ना तो बहुत लंबा खींच देगा, जीवन बीत जाएगा, लेकिन मेंटेनेंस नहीं ले पाएगी पत्नी आपकी। तो ये आपको समझना है, और आपको समझने के साथ साथ में आपके लिए कानूनी चीज़ें भी पता होनी चाहिए, और एक अच्छा वकील भी आपको होना जरूरी है, कि ताकि वो आपके केस पर फोकस कर सके और आपको न्याय दिला सके। दूसरा, अब लास्ट में बात करते हैं, एक और स्टेप रह गया जिससे लोगों को बहुत डर लगता है, रिकवरी। जब रिकवरी होती है, मान लीजिए मैं क्या कहता हूँ, फिर भी आपने लड़ लिया, फिर भी आपने कहीं ना कहीं कोई गलती कर दी, किसी प्रकार से आपके ऊपर मेंटेनेंस बन गया, और अब जो है पत्नी ने रिकवरी सूट डाल दिया है, तो रिकवरी के लिए राइट मतलब जो सही डायरेक्शन है वो ये है कि कोर्ट जो है, जिसमें कोर्ट में आपका केस चल रहा है, उस कोर्ट में जो मेंटेनेंस केस रिकवरी सूट का जो केस किया है, ऑनरेबल कोर्ट को ये राइट है कि वो अपने आपके लोकल जो आपका कलेक्टर साहब लगते हैं उनको ये आदेशित किया जाए कि आप इनसे रिकवरी कराइए, और रिकवरी अगर वहां से नहीं होती तब जाकर रिकवरी वारंट जो है वो कोर्ट द्वारा निकलेगा, और फिर उसके बाद आपसे रिकवरी कराई जाएगी। इन केस इसमें कोई मिस्टेक होती है, या फिर आपको लगता है कि जो मेंटेनेंस लगाया वो रीजनेबल नहीं है, या फिर कोर्ट ने जो ऑर्डर किया वो रीजनेबल नहीं है, या फिर कोर्ट ने जो अरेस्ट वारंट निकाला मेरे खिलाफ वो सही नहीं है, तो फिर आप इसके खिलाफ जो सीधे 482 में चले जाइए आप हाई कोर्ट में, सीधे इसमें बताइए सर ये चीज़ें हैं, सर लोअर कोर्ट ने गलती करी हैं, या फिर ये चीज़ें हैं, वो सब आप तथ्य जब बताएंगे तो आपके लिए वहाँ से भी स्टे मिल जाएगा। तो ये जो है वो आपको समझना है कि मुझे क्या क्या किस समय पर कौन सी चीज़ें को अपनाना है, क्या क्या करना है। मान लीजिए फिर भी मैं कहता हूँ, और भी आगे बढ़ जाते हैं, कि फिर भी किसी प्रकार से आप नहीं पहुँच पाए, किसी प्रकार से स्टे नहीं हो पाया, या फिर किसी प्रकार से मेंटेनेंस नहीं दे पाए, तो आपके लिए गिरफ्तारी के लिए गिरफ्तार करना पड़ जाएगा। लास्ट में आपको क्या हो सकता है, बहुत रेयर बता रहा हूँ मैं आपके लिए, बहुत ही रेयर, कि आपको जेल भेज सकते हैं। तो कोई बात नहीं, जेल चले जाइए, इसमें ना आपको जमानत कराने की जरूरत है, ना ही किसी प्रकार से कोई ये जरूरत है कि भाई आपको परेशानी पड़ेगी, कुछ नहीं। जब आपके पास नहीं है पैसा, नहीं आप दे सकते, कोर्ट ने कर दिया, तो आपके लिए सजा तो है, पनिशमेंट तो मिलेगा, तो आप जेल चले जाइए। जेल में क्या बात होगी, आप जेल के लिए नाम से बहुत डर जाते हैं। अरे भाई आप यंग हो, जवान हो, आपकी पत्नी ने जेल भिजवा दिया आपके लिए, ये तो पहली बात तो उसने समाज में ऐसी गलत करी है, वो उसको लोग नहीं जीने देंगे कि भाई तुमने अपने पति को जेल भिजवा दिया, उसको भी अंदर कहीं ना कहीं गिल्टी आएगी, भाई पैसा के लिए, सिर्फ मात्र पैसे के लिए जेल भिजवा दिया। तो ये जो चीजें हैं वो पत्नी भी समझे कि भाई पैसे के लिए हम एक व्यक्ति, वो भी तो किसी का बेटा है, उसको जेल हो जाएंगे, कोई बात नहीं, भिजवा दिए, आप चले जाइए। आप ये सोचते हैं मेरा अपमान हो गया, मैं जेल चला गया, बहुत बड़ी बात हो गई, नहीं, ये अपमान वाली बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जेल में हैं या जेल गए हैं, राजनेता, महानेता, अभिनेता, जितने भी नेता हैं ना, बहुत लोग हैं जो जेल में जाते हैं। और जेल कोई बुरी जगह नहीं है, जेल आपके लिए सिर्फ और सुधार गृह है, वहां पर आपके लिए हर चीज उपलब्ध हो जाएगी, और आपको वहां से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुधार आपको प्राप्त होगा, मिलेगा। तो ये आपके लिए मतलब लास्ट स्टेज है। ये मत समझना कि सर सबको जाना पड़ेगा, नहीं, रेयर, बहुत ही रेयर है। लेकिन अगर आपने सही से लड़ा उसको, तो आपको वहां तक की जरूरत पड़ेगी नहीं। मैंने तो ये आज वीडियो बनाया था ना, तो मैंने सोचा था कि आपको एक एक चीज से रूबरू करा दूं, आपको जानकारी दिला दूं कि आपके लिए क्या करना चाहिए, कैसे बेस्ट तरीका है जो बच सकते हैं आप। बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं और जिनकी वजह से आप बच सकते हैं। बस जरूरी है कि आपको जागरूक बने आप, और साथ साथ हमारा वीडियो भी देखें, नीचे कमेंट भी करें,
सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो है सीधे आप तक पहुंच सके, आपको नोटिफिकेशन आ सके। अगर मैं आपको इसी टॉपिक पर आज बोलता ना तो कम से कम बता रहा हूँ ये 14 मिनट की लगभग वीडियो हो गई है। अगर ये इसको कंटिन्यू मैं करूँ बोलता रहूँ तो लगभग बता रहा हूँ 1 घंटा के आसपास निकल जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट कानून में बहुत ज़्यादा हैं और हर चीज़ कुछ समय में नहीं बताई जा सकती है और हर चीज़ वीडियो पर भी नहीं बोली जा सकती है। बहुत चीज़ें हैं कानून में जिनके द्वारा आप बच सकते हैं, बस ज़रूरत है तो जागरूक होने के लिए और अपना खुद वकील बनने के लिए। आज का वीडियो देखने आप सभी बहुत धन्यवाद।